हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए फिर से एक नए वीडियो के साथ आज हम मिलेंगे। जो आज हमारा नया वीडियो होने वाला है, इसमें आप देख चुके हैं या इससे पहले वीडियो में देख चुके होंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं, यानी भौतिकी का, फिजिक्स का पार्ट 4 होने वाला। आज जो ये होने वाला है पार्ट 4 होने वाला है, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4 होने वाला है, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है, अब इस वीडियो को आप अंत तक बिल्कुल देखें, ताकि ये जो आपका वीडियो होगा, इस लेसन का जो वीडियो होगा, ये लास्ट वीडियो होगा। इस चैप्टर का लेसन नंबर 1 का फिजिक्स का पार्ट 4 यानी कि लास्ट वीडियो होगा। इसलिए आप सारे क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे और कमेंट करेंगे। सबसे पहले आप तो शेयर कर दें, दोस्तों के पास नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, याद रखना है कि आपको अंत तक बने रहना है। अंत तक यदि आप बने रहेंगे तभी आपका भला होने वाला है। यानी आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को आप यहाँ पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है, और अपने नोट्स में बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है क्या? ठीक है, चलिए यहाँ देखिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, जो हम लोग पहले पढ़े हुए हैं उन सभी क्वेश्चन के बाद आगे हमारा क्वेश्चन क्या आता है। ठीक है, उन सभी क्वेश्चन के बाद देखेंगे कि लिखा हुआ क्वेश्चन कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा सवाल। 2 मार्क्स में पूछ देगा कि अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखे। ठीक है, या फिर सीधा पूछ सकता है आपको कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो आप इस प्रकार लिखेंगे कि अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित होते हैं या निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पर उपयोग में आप क्या लिखेंगे कि हजामती दर्पण के रूप में। यानी कि आप जब सैलून में बाल कटाने जाते हैं, शेविंग कराने जाते हैं, तो वहाँ पर जो दर्पण लगा होता है, शीशा जो लगा होता है, वो शीशा कौन सा होता है, वो दर्पण कौन सा होता है? वो दर्पण जो होता है वो हमारा अवतल दर्पण होता है। तो हजामती दर्पण में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का नाम होता है अवतल दर्पण। इस बात को आपको याद रखना है। नंबर 2 हमारा कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है अवतल का? कि डॉक्टरों द्वारा रोगियों के गले, नाक, कान की जांच आदि में। जब डॉक्टर लोग जो होते हैं वो रोगियों की यानी पेशेंट की क्या करने में, गले की जांच करने में, या नाक की जांच करने में, या कान की जांच करने में, इन सभी में उपयोग करते हैं किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा आप देखेंगे सोलर कुकर में। सोलर कुकर आपको यहां दिखा दे, ये हमारा सोलर कुकर है। कौन सा कुकर है? सोलर कुकर है। इस टाइप का देखिए, सोलर के माध्यम से तैयार किया गया कुकर है, जिसको हम बोलते हैं सोलर कुकर। ठीक है, ये सोलर पैनल पर तैयार हुआ। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर हमारा कुकर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कुकर लगा हुआ है। यही है हमारा सोलर कुकर। ठीक ना, इस पर क्या होता है? सोलर कुकर पर जो दर्पण लगे होते हैं वो दर्पण कौन सा होता है? ये भी दर्पण अवतल दर्पण ही लगा होता है। ये सब देख रहे हैं, ये सब दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण होता है। ठीक ना, तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में भी किया जाता है। याद रखेंगे आप बात। चौथा हमारा है दूरबीन में। अब दूरबीन यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है? दूरबीन है। ठीक ना, इस टाइप का जो आपको दिख रहा है ये क्या है? दूरबीन है। ठीक है, अब इस दूरबीन में भी यहाँ पर आपको शीशा दिख रहा होगा। ये जो शीशा है इसमें भी उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का ही शीशा लगाया जाता है। ठीक है, नंबर 5 आप देखेंगे कि वाहनों के हेडलाइट सर्च लाइट के रूप में। ठीक ना, यहाँ पर आप बड़ा सा वाहन देख रहे हैं, बड़ा सा गाड़ी देख रहे हैं, ट्रक है। ठीक है, और इसका जो हेडलाइट है, इस लाइट में जो उपयोग होते हैं, इसमें भी उपयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आज आप बिल्कुल फिगर के माध्यम से समझ पाएंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के उपयोग आपसे पूछा जाएगा तो आप एकदम अच्छे से बता सकेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये 2 मार्क्स में भी सवाल बनता है और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल रहेगा। 100% आप लिख लें कि 100% लिख रहे कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स है कि इस बार क्वेश्चन रहेगा। ठीक ना, इनमें से कोई वाला पूछ देगा और पूछेगा किसमें किसका उपयोग, कौन से दर्पण का उपयोग होता है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे या देखे रहेंगे या समझे रहेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप टिक कर सकते हो ऑब्जेक्टिव को। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है यहाँ पर कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में या पश्च दृश्य या दर्पण के रूप में किया जाता है। क्यों? ठीक ना,
यानी क्या, अभी बताते हैं आपको कि उत्तल दर्पण जो होता है, अभी अवतल दर्पण के उपयोग को पढ़े हैं, अब उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो वाहनों के यानी गाड़ी के साइड मिरर में, साइड में किया जाता है। क्यों किया जाता है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। प्रतिबिंब जो होता है उत्तल दर्पण में, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बिल्कुल छोटा बनता है, ठीक है, एवं विस्तृत दृष्टि क्षेत्र का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है, वाहनों को साइड लेने अथवा साइड देने में क्या मिलती है, तो सुविधा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, सुविधा प्राप्त होती है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है या पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। दो टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ देगा। आइए यहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से दिखाते चले। यहाँ पर आप वाहन देख पा रहे हैं, बड़ा सा बाइक, ठीक है, ये हमारा बाइक है और यहाँ पर बाइक को आप देख पा रहे हैं। तो बाइक में जो लगा होता है, यानी कि इस साइड में देख रहे हैं आप, साइड में यहाँ देख लीजिए, साइड में जो शीशा होता है यानी बगल में जो शीशा होता है दो, ठीक ना, इसमें ही लगा होता है उत्तल दर्पण, इसमें ही लगा रहता है उत्तल दर्पण। और ये उत्तल दर्पण साइड में ही क्यों लगाया जाता है, इसका आंसर आपको अभी हम बताए हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है, इसका जो उपयोग आप बोल सकते हैं कि वाहनों के साइड मिरर में, किस मिरर में, साइड मिरर में किया जाता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। या गलियों के सर्च लाइट के रूप में, सॉरी सर्च लाइट नहीं, गली में जो लाइट लगा होता है, ठीक ना, गली में जो लाइट नहीं होता, गली सब में या सड़क पर जो लाइट लगा होता है उसमें भी दर्पण का उपयोग होता है, उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आई होप कि उत्तल दर्पण का उपयोग आप वाहनों के साइड में क्यों किया जाता है समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब को देखेंगे कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल है, इसलिए आप बिल्कुल एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। किसी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरण कहाँ, दर्पण से प्रवर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या फिर कटती हुई प्रतीत होती है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। माना कि यहाँ पर हम एक छोटा सा चित्र बनाते हैं, यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा पोल हो गया और यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, वक्रता केंद्र, ठीक ना। तो देखिएगा कि कह रहा है किसी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरण, यहाँ से पूरे किरण कहाँ जाएंगे, आपतित प्रकाश की किरण, ठीक है। आपतित प्रकाश की किरण जा रहा है, किसकी ओर जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण की ओर जा रहा है। इस पर जो आ रहा है हमारा, ये क्या है, हमारा दर्पण है, ठीक ना, इस दर्पण पर जाता है। तो आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से अब किधर जाएगा, इस साइड, तो इस साइड हमारा क्या है, प्रवर्तन, ठीक है, दर्पण से प्रवर्तन के बाद फिर किससे, यहाँ से लेंस से कहाँ जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं या और अपवर्तित होता है तो यहाँ पर क्या होती है, कटती है। देख रहे हैं आप, यहाँ फोकस से क्या हो रही है, कट रही है या फिर यहाँ से कटती हुई प्रतीत होती, ऐसे भी होती है, कटती हुई प्रतीत होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यह कितने प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब यदि आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरण, कौन स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत से, यानी हमारे प्रकाश स्रोत ये हुआ और इस स्रोत से आपतित प्रकाश की किरण कहाँ जाएगी, किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद, यहाँ पर हमारा माना कि दर्पण पर गया और दर्पण से कहाँ जाएगी, इस साइड हमारा प्रवर्तन है, ठीक है। तो दर्पण से प्रवर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है, फिर वही काम होगा, यहाँ पर हमारा P और यहाँ पर F, ठीक है, और यहाँ वक्रता केंद्र, ठीक है। तो दर्पण से परावर्तन के बाद तथा फोकस से क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, कटती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पर से जो बउआ रे कटेगा, यहाँ पर से जो कटेगा, माना कि यह हमारा आ रहा है आपतित किरण, ठीक है।
तो यहाँ से कट कर जाएगा, क्या होगा, कट कर जाएगा या कटती हुई दिखाई देगा पूरा, इसी को तो हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। अब काल्पनिक में रही बात, काल्पनिक में कहता है किसी प्रकाश स्रोत से आपतित प्रकाश की किरण कहाँ, दर्पण से प्रवर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर आप चित्र देखेंगे, यहाँ पर सीधा समझेंगे, इस टाइप से लेंगे। ठीक है। यहाँ हमारा वक्रता केंद्र हो गया, यहाँ पर हमारा हो जाएगा फोकस बिंदु, और यहाँ पर जो है हमारा क्या है, पोल है। ठीक है। तो यहाँ देखिएगा बच्चों, कह रहा है जिस बिंदु पर कटती हुई प्रतीत होती है सिर्फ। ठीक है। तो हमारा गया आपतित किरण, कौन सी किरण गया, आपतित प्रकाश किरण। दर्पण से कहाँ जाएगा, परावर्तन के बाद, फिर यहाँ से हमारा लेंस से कहाँ जाएगा, अपवर्तन की ओर। ठीक ना। तो यहाँ पर हमको क्या दिखाना है, सिर्फ कटती हुई प्रतीत दिखाना है। क्या दिखाना है, कटती हुई प्रतीत होगा। ठीक है। इस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। ठीक है। जो कटेगी नहीं, पूरा पूरा कटती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक ना। इसमें सिर्फ कटती हुई प्रतीत होती है, जिसको हम बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आपको वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के अंतर भी समझ में आ गए होंगे कि वास्तविक में है जिस बिंदु पर कटेगी प्रॉपर कटती है। ठीक है। और काल्पनिक में क्या होती है, सिर्फ कटती हुई प्रतीत होती है, इसको बोलते हैं हम काल्पनिक। और प्रतिबिंब तो समझ में आ गया होगा कि दोनों कार्य होगा, इसमें क्या होगा, दोनों काम होगा, उसको हम बोलेंगे प्रतिबिंब कहेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाशीय माध्यम क्या है। प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो देखेंगे इसका आंसर है, यह एक ऐसा क्षेत्र है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से प्रकाश की किरण निकलकर, जहां से प्रकाश की किरण निकलकर कहां पहुंचती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे देखिएगा हवा, पानी, तेल इत्यादि। अब देखिए एक ऐसा क्षेत्र जहां से प्रकाश निकलती हो, तो जहाँ से निकलती है उसको हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। तो यहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, प्रकाश निकलकर कहाँ जाती है, हमारी आंखों तक जाती है, आंखों तक पहुँचती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। जैसे कहाँ कहाँ से होकर निकलती है, तो हवा से होकर प्रकाश निकलेगी और डायरेक्टली हमारी आंखों पर आएगी। पानी से भी गुजर जाएगी, प्रकाश जो होगी पानी के द्वारा भी गुजर जाती है, पानी से भी निकल जाती है। तेल में भी क्या हो जाती है, किरण निकल जाती है, प्रकाश निकल। तो इन सभी के द्वारा निकलते हुए हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल अच्छे से देखना है। ठीक है। और क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशीय माध्यम याद रखना है, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं प्रकाशीय माध्यम। पहला आप देखेंगे समांगी माध्यम। कौन सी माध्यम, तो यहां पर देख पा रहे हैं समांगी माध्यम। अब समांगी माध्यम को बिल्कुल समझेंगे। कहता है यह एक ऐसा माध्यम है, यह एक क्या है, ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान हो। दोनों के देखो यहाँ पर गुण और क्या, बनावट दोनों ही क्या हो, समान हो। किसके, प्रत्येक भाग का। जैसे यहाँ पर हम एक कोई वस्तु बनाएंगे जिसका प्रत्येक भाग का क्या होगा, गुण और बनावट दोनों ही क्या होंगे, समान होंगे, इसको हम बोलेंगे समांगी माध्यम। जैसे देखिए हवा और कांच, यहाँ पर हम माना कि कांच बनाए, यहाँ पर हमने माना कांच बनाया। ठीक है। तो इसके प्रत्येक भाग का साइज और गुण हो या बनावट हो, सभी क्या रख देंगे, समान रख देंगे। और हवा का भी क्या होता है, गुण और बनावट क्या हो जाता है, समान हो जाता है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे समांगी माध्यम। ठीक है। अब विसमांगी माध्यम में देखेंगे, विसमांगी माध्यम में आप देख पाएंगे कि यह एक ऐसा माध्यम है, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होता है। इसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होता है। इसमें आप देखे हैं कि समान होता है इसमें, और इसमें समान नहीं होता है। ठीक है। जस्ट अपोजिट है, उल्टा है, तो याद रखना है, आसानी से याद हो जाएगा। जैसे में देख पाएंगे हवा का मिश्रण, यहाँ पर हवा का जो मिश्रण है वो क्या हो गया है कि समांगी नहीं है बल्कि विसमांगी है। मिश्रण बोलेगा तो विसमांगी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हवा का जो मिश्रण होता है वो गर्म भी होता है कभी, और कभी ठंडा भी होता है। हवा 2 टाइप्स के होते हैं, गर्म और ठंडा दोनों चलते हैं, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, हवा का मिश्रण कहलाएंगे। और जब मिश्रण होगा तो क्या, कौन से माध्यम कहलाएंगे, विसमांगी माध्यम कहलाएंगे।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों। ठीक है, आपको फिगर पार कर रखे हैं या बना देंगे अभी फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि चूंकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, कौन सी किरण, आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद तथा यहाँ पर देख रहे हैं लेंस से, यहाँ पर लेंस हो एक ही हो, लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से क्या होती है, फैलती हुई प्रतीत होती है। याद रखना, फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ देखिए भाई रे बच्चों, या आप देख पाएंगे कि चूंकि हम जानते हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ पर मुख्य अक्ष है और उत्तल दर्पण लगाए हुए हैं। ये कौन सा हमारा उत्तल दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण में है, इसीलिए बोलेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण में किसके समांतर, तो मुख्य अक्ष ये वाला हमारा जो है मुख्य अक्ष है। कौन सा अक्ष है, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर कौन सी किरण, आपतित प्रकाश की किरण। ये जितने भी किरण है, ये जितने भी किरण है आपतित प्रकाश की किरण है। ये जितने भी किरण है आपतित प्रकाश की किरण कहाँ गए, पहले दर्पण पर गया, इस दर्पण पर दिख रहा, दर्पण पर गया, दर्पण से कहाँ जाएगा, प्रवर्तन की ओर, और फिर लेंस से यहाँ से अपवर्तन की ओर होगा। ठीक है, लेंस से अपवर्तन की ओर। अब फोकस से, इसी फोकस से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारा फोकस है, इसी फोकस से क्या हो रही है, फैलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ से देखिए कि फोकस से सब फैल रहा है कि नहीं, सारे किरण फोकस से फैल रहे हैं कि नहीं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी गुण के कारण हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों, या कौन सा दर्पण कहते हैं, तो अपसारी दर्पण कहते हैं, क्यों कहते हैं, ऐसा आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, चूंकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण कहाँ जाती है, पहले दर्पण पर, दर्पण से प्रवर्तन की ओर, प्रवर्तन से फिर लेंस से अपवर्तन की ओर। अब फोकस से क्या होती है, फैलती होती है। ठीक है, फोकस ही से सब क्या हो रही है, फैल रही है, या फैलती हुई प्रतीत होती है। फोकस से, सॉरी यहाँ पर लिख देंगे प्रतीत होती है। ठीक है, आप बोल देंगे फोकस से क्या होगी, प्रतीत होती है, फैलती हुई प्रतीत होती, हल्का हल्का दिखाई देगी। ठीक है, इसी के कारण हम उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों। ये सारे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले सवाल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। चूंकि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद तथा लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस पर क्या होती है, एकत्रित होती है, यानी कि जमा होती है। फोकस पर क्या होती है, जमा होती है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, याद रखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर फिर से हम एक ले लेंगे, कौन सा दर्पण लिए है, अवतल दर्पण लिए है। कौन सा दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण लिए। ठीक है, तो समांतर आपतित प्रकाश की किरण देखिए, ये सारे आपतित प्रकाश की किरण कहाँ जा रहे हैं, इस दर्पण पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, दर्पण पे जा रहे हैं। ठीक है, दर्पण से किस साइड जाएंगे, प्रवर्तन की ओर जाएंगे। दर्पण से प्रवर्तन की ओर, फिर लेंस से कहाँ जाएंगे, अपवर्तन की ओर। और इसी फोकस बिंदु से यहाँ पर जो आप देख रहे हैं फोकस, इसी फोकस से क्या होगी, फोकस बिंदु पर क्या होती है, एकत्रित हो रही है। यहीं पर क्या होगी, थोड़ा सा हम मिटा लेते हैं। ठीक है, फोकस पर क्या हो रही है, सारे किरण जाकर मिल रही है। ठीक है, तो फोकस पर क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है, यानी कि यहाँ पर जमा हो रही है, सारे किरण जाकर फोकस पर एकत्रित हो रही है, जमा हो रही है। इसी गुण के कारण हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो इतना क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन, आज के जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले सवाल सब है, इसलिए आप बिल्कुल अच्छे से देखना है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट लेसन जो है, पहला लेसन जो है, फर्स्ट लेसन, ये आपका क्या हुआ, द एंड हुआ। यहाँ पर आपका पहला लेसन समाप्त हो गया। ठीक है, आप याद रखेंगे, आपका पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का, प्रकाश का प्रवर्तन, ये क्या है, समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग अपवर्तन पढ़ेंगे, दूसरा लेसन पढ़ेंगे। तो यहाँ तक में अगर आप नहीं वीडियो देखे होंगे, हमारा कोई भी वीडियो इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप जाइए उन वीडियो को देखिए, लेक्चर लगाए होंगे हम इस पर। इसके बाद आपको सब्जेक्टिव लाए हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिव फिगर बाय फिगर है। ठीक है,
तो इस टाइप से आप लेक्चर देखेंगे, पहले लेक्चर को समझेंगे और नोटबुक में नोट करेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्टिव को देखेंगे या फिर आप कमेंट में बोल सकते हैं तो आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ऐसा करेंगे तो आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा, एग्ज़ाम बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको सब्र रखना, धैर्य रखना, अंत तक बने रहना, दोस्तों के पास खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट आप लोग जरूर करें कि हाँ सर कैसा लग रहा है, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और भी सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। और आप कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं कि हाँ सर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ा है, तो वो भी पढ़ा सकते हैं। इसका मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आप देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैं इसका लेकर आऊँगा, फिर दूसरा लेसन शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो जब तक के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। जय हिंद साथियों।